तो दोस्तों हाई डिमांड पर मैं लेकर आ चुका हूँ इंसीडियस चैप्टर 4 यानी कि द लास्ट की मूवी को। ये इंसीडियस फ्रेंचाइजी का ऐसा पार्ट है जो कि पिछले 3 पार्ट्स को काफी अच्छे से जोड़ देता है। पार्ट 3 का तो सीक्वल है, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 का प्रीक्वल है, यानी कि इसके जो इवेंट्स होने वाले हैं वो पार्ट 3 के तो बाद के होंगे, लेकिन जो पार्ट 1 और पार्ट 2 आया था उसकी कहानी इस वाली टाइमलाइन के बाद शुरू होने वाली है। काफी सारी हिडन डिटेल्स मैंने बताई हैं जो कि किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं करी हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ काफी इन डेप्थ होने वाला है। तो अगर आपने इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है, जाकर देख लेना। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ पीनाक 3 को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। और कल आ रहा है आउट ऑफ द फर्दर यानी कि इंसीडियस 6, उसको भी मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इंसीडियस चैप्टर 4 यानी कि इंसीडियस द लास्ट की मूवी की शुरुआत 1953 न्यू मैक्सिको के एक फिक्शनल टाउन 5 कीज से होती है, यानी कि वो समय जब एलिस यानी कि इंसीडियस वाली चाची खुद बच्ची हुआ करती थी। एलिस के परिवार में उसका पिता जेरल्ड है जो कि एक जेलर है और वहां पर वो लोगों को एग्जीक्यूट करने का काम करा करता था। माँ का नाम है ऑड्री और भाई का नाम है क्रिश्चियन। एलिस की माँ ऑड्री एक हाउसवाइफ थी और क्रिश्चियन एलिस से छोटा था, यानी कि एलिस जो है वो बड़ी बहन है। खैर अभी जेरल्ड टीवी पर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड ही खबर देख रहा होता है, जिस समय ही अचानक घर की लाइट फ्लिकर करने लगती है। उसे देखकर क्रिश्चियन समझ जाता है कि किसी को वापस इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर सजा दी जा रही थी, इसलिए वो इस बारे में अपने पिता जेरल्ड से बात करने की कोशिश करता है, जिस दौरान ही पास में बैठकर ड्राइंग करती हुई एलिस कहती है कि वो खत्म हो चुका है। उसका नाम वेन फिशर था और उसने 32 साल की एक लेडी को खत्म करके उसकी आंखें खा ली थी। इवन अपनी आखिरी इच्छा में भी उसने यही कहा था कि वो जज की आंखें खाना चाहता है। अब ये सुनकर जेरल्ड दंग रह जाता है, क्योंकि ये बातें एलिस को कैसे पता हो सकती थी, क्योंकि उसने तो उसे कुछ नहीं बताया। तब वो गुस्से में एलिस के पास जाने ही वाला था कि तभी ऑड्री एलिस और क्रिश्चियन को सुलाने के लिए उनके रूम में ले जाती है, विच एक्सप्लेन्स कि जो जेरल्ड है ना वो थोड़ा सा सनकी था। तब कमरे में जाने पर भी एलिस के खिलौने पास में ही रूम में बिखरे हुए थे, जिस पर जब ऑड्री एलिस से पूछती है कि उसने ये क्यों करा, तो एलिस वापस एक अजीब सा जवाब देती है। वो बताती है कि ये सब एक बच्चे की आत्मा ने करा है जो कि पहले इसी घर में रहा करता था और उसे खिलौने काफी पसंद थे। इसका मतलब कि एलिस बचपन से ही स्पेशल चाइल्ड थी और वो हमेशा से ये सब देख सकती थी, जिस बात पर ऑड्री को भी पूरा भरोसा था। और अभी वो एलिस को समझाती है कि उसकी ये शक्तियां सच में खास हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि ऐसी चीजों से डरते हैं, जैसे कि जेरल्ड, और इसलिए एलिस को ऐसी बातें उनके सामने नहीं करनी चाहिए। तब एलिस इस पर मान जाती है। जिसके बाद जब ऑड्री लाइट्स बंद करके जाने लगती है तो क्रिश्चियन उसे लाइट चालू करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। जिस पर ऑड्री उसके पास आकर उसे उसकी सीटी के बारे में याद दिलवाती है, जो कि ऑड्री ने उसको दी थी, ताकि कभी भी क्रिश्चियन को डर लगे तो वो सीटी से ऑड्री को सिग्नल दे सके और ऑड्री तुरंत ही उसकी हेल्प करने के लिए आ जाएगी। खैर अभी ऑड्री के जाने के बाद में एलिस जो होती है वो क्रिश्चियन से बात करते हुए पूछती है क्या उसने कभी सोचा है कि लोग खत्म होने के बाद कहाँ जाते हैं, जिस पर क्रिश्चियन काफी अजीब सा जवाब देता है कि मुझे पता है कि खत्म होने के बाद लोग ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ पर काफी अंधेरा है। अब ये सुनकर एलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस समय अचानक उसको एहसास होता है कि क्रिश्चियन तो ऊपर बेड पर नहीं बल्कि वो पास के सोफे पर सोया हुआ था और ऊपर वाले बेड पर कोई भी नहीं था। बेसिकली वो दोनों बंकर बेड पर सोया करते थे। तभी अचानक से एलिस को अपने पीछे से एक बच्चा क्लोजेट में घुसते हुए दिखाई देता है, जिसको देखकर एलिस उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम बाहर आ जाओ, हम तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी एलिस को ऐसा करते हुए देखकर क्रिश्चियन डरते हुए बिस्तर के ऊपर चढ़कर अपनी सीटी ढूंढने लग जाता है। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि क्रिश्चियन के पास उसकी सीटी होती ही नहीं है और तभी उस बच्चे की आत्मा अचानक से क्रिश्चियन के पीछे से उस सीटी को बजाती है, जिससे डर कर क्रिश्चियन और एलिस जोर से चिल्लाते हैं। तभी जेरल्ड जो होता है वो गुस्से में ऑड्री के साथ ऊपर आता है और एलिस को गुस्से में पकड़कर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस एक बार कह दो कि इस बार तुमने आत्मा नहीं देखी है। असल में एलिस की शक्तियों की वजह से उसका पिता जेरल्ड उसे नफरत करने लगा था, पर फिर भी एलिस सच्ची कहती है, जिसकी वजह से जेरल्ड पहले तो उसे मारता है और बाद में ऑड्री के रोकने के बावजूद भी जबरदस्ती एलिस को बेसमेंट में अकेले बंद कर देता है, विच एक्सप्लेन्स कि एलिस जो थी वो पार्ट 3 के अंदर बेसमेंट से क्यों डरा करती थी। बेसिकली वो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा था। खैर उस समय एलिस चिल्लाती रह जाती है ताकि जेरल्ड उसे बंद ना करे, मगर जेरल्ड कमरे में वापस चला जाता है। तब एलिस रोते हुए बेसमेंट के अंदर चली जाती है, जहां पर एक हैजमेट सूट रखा हुआ था और वैसा ही एक सूट हमने एलिस को पार्ट 1 में यूज करते हुए देख रखा है। खैर आगे जाने पर एक बच्चे की स्पिरिट एलिस से बात करने की कोशिश करने लग जाती है, जिससे कि शुरुआत में एलिस को डर लग रहा होता है, पर तभी वो बच्चा उसे पास एक लाल दरवाजे की तरफ आने के लिए कहता है, जो कि था द रेड डोर।
और यही दरवाजा है फर्दर के अंदर जाने का। यानी कि रेड डोर जो है वो एंट्रेंस है असल में फर्दर की, जिसके अंदर काफी रोशनी भी थी। और अभी जब एलिस उस दरवाजे के की होल से दूसरी तरफ देखती है तो उसे अंदर कई सारे और दरवाजे दिखाई देते हैं। तब वो स्पिरिट एलिस से बेसमेंट में मौजूद एक चाबी से उस दरवाजे को खोलने के लिए कह रही थी, और स्पिरिट के हिसाब से बस एलिस ही इसको खोल सकती थी, और एलिस के पास जो शक्तियां थी उससे वो कोई भी दरवाजा खोल सकती है। यानी कि ये चाइल्ड काफी स्पेशल है हमेशा से। ये सुनकर एलिस भी दरवाजा खोल देती है, लेकिन एलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये लाल दरवाजा किसी आम कमरे का नहीं था, बल्कि द फर्दर यानी कि मौत के बाद की दुनिया का वो रास्ता था जहाँ पर भटकती हुई आत्माएं और खतरनाक काले साए, डीमंस और शैतान रहते हैं। अब दरवाजा खुलते ही कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना तो एलिस ने बिल्कुल नहीं करी थी। दरवाजा खुलते ही चाबी अपने आप की होल से निकलकर जमीन पर गिर जाती है, और अब चाबी के पीछे का हिस्सा किसी उंगली जैसा लग रहा था। एलिस ये देख ही रही थी कि तभी दरवाजे से चाबी जैसी उंगलियों वाला एक डिमोनिक हाथ बाहर आता है, जिसके हाथ से इस दरवाजे की चाबी भी जुड़ गई थी। और ये जो डीमन है इसको इस मूवी के अंदर की फेस का नाम दिया गया है, यानी कि यह है की फेस डीमन। और उसने मामूली स्पिरिट बनकर एलिस को ट्रिक करा था ताकि वो उसकी हेल्प से खुद को आजाद करवा सके। मतलब कि आयरनी देखो, खुद इसका नाम की फेस है, लेकिन इसके पास खुद की आजादी की चाबी नहीं थी। उसकी आजादी की चाबी यहाँ पर एलिस के पास थी, और उसने अनजाने में बचपन में उसको आजाद कर दिया। अब बाहर आते ही वो एलिस को पजेस कर लेता है, जिसकी वजह से घर थोड़ा सा हिलने लगा था। जिस समय ही जैसे ही ऑड्री को कुछ गलत होने का एहसास होता है तो वो तुरंत ही बेसमेंट में पहुंच जाती है। अब वो की फेस डीमन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन पास लटक रही बिजली के तारों से ऑड्री पर हमला करवाता है, और ऐसे ही देखते ऑड्री खत्म हो जाती है। तभी जेरल्ड भी ऑड्री को ढूंढने नीचे आता है, जहाँ पर ऑड्री की लाश देखकर वो पूरी तरह टूट गया था, और पास में रोती हुई एलिस बार बार बोले जा रही थी कि मुझे माफ कर दो। तभी अचानक से एलिस की एक झटके के साथ ही कैलिफोर्निया में 2010 में आंख खुलती है, जिससे कि उसको एहसास होता है कि ये सब बस उसका बुरा सपना था, यानी कि उसकी बुरी यादें थी। अब वैसे ये वही साल था जब इंसीडियस की पहली कहानी यानी कि डॉल्टन के केस की शुरुआत हुई थी, और इसी साल कहानी के हिसाब से एलिस की मौत भी हो जाएगी। खैर अभी के हिसाब से ये वही समय था जब एलिस ने कुछ समय पहले क्वीन यानी कि थर्ड पार्ट वाली लड़की की हेल्प करी थी, और वहीं पर उसको स्पेक्स और टकर भी मिल गए थे। तो इस मूवी को आप ऐसा मानो कि ये पार्ट 3 का तो सीक्वल है, लेकिन ओरिजिनल मूवी यानी कि इंसीडियस मूवी का प्रीक्वल है, क्योंकि जो डॉल्टन वाली कहानी आएगी वो इस मूवी के खत्म होने के बाद की होगी। एनीवेज अभी एलिस सबसे पहले अपनी डायरी में की फेस डीमन के स्केच के साथ गिव मी द की लिखती है, और फिर अपने डॉग वॉरेन के साथ थोड़ा खेलकर बाहर स्पेक्स और टकर के पास चली जाती है। ये वही वक्त था जब उसकी शक्तियां फिर से एक्टिव हो गई थी, और उसने अपना पास्ट जो था उसको भुला दिया था, या फिर ये कहीं काइंड ऑफ आगे आ गई थी उससे। अब ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एलिस को टेड गार्जा नाम के एक आदमी का कॉल आता है, जिसे अपने घर में काफी ज्यादा सुपरनैचुरल चीजें फील हो रही थी, और इसलिए वो एलिस की हेल्प चाहता था। तब एलिस उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, मगर जब वो टेड से उसके घर का एड्रेस पूछती है तो एलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। टेड असल में एलिस के ही बचपन वाले घर यानी कि 5 कीज टाउन में न्यू मैक्सिको में रहा करता था, जो घर शुरुआत से ही हॉन्टेड है, पर एलिस किसी वजह से वहां वापस जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो टेड की हेल्प करने से मना करते हुए कॉल को काट देती है। खैर इसके बाद एलिस अपने घर पे जाकर जब अपनी टी शर्ट उतारती है तो हम उसकी पीठ पर कई सारे चोटों के निशान देख पाते हैं, जो कि एलिस के शरीर पे उसके पिता जेरल्ड के मारने की वजह से आए थे। इसी बारे में पूरा दिन सोचने के बाद एलिस फाइनली टकर और स्पेक्स से इस बारे में बात करती है, जिस दौरान वो उनको बता देती है कि टेड असल में उसी घर में रहता है जिसमें एलिस का बचपन बीता था। वहां उसके पिता उसे स्पिरिट से बातें करने की वजह से पीटते थे, और वहां पर की फेस डीमन को एलिस ने खुद आजाद किया था, जिसके बाद ही उसने उसकी मां को खत्म कर दिया। और ये डार्क पास्ट को सुनकर स्पेक्स और टकर हैरान रह गए थे, और तब एलिस ये भी बताती है कि असल में की फेस डीमन उसकी एबिलिटीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इवन अभी भी वो वहीं पर होगा, उसी का इंतजार कर रहा होगा, और उसी वजह से पहले तो एलिस टेड की हेल्प करने के लिए नहीं जाना चाहती थी, मगर अब उसने फैसला कर लिया था कि वो टेड की हेल्प करने जाएगी, यानी कि उसको अपने एक और पास्ट को दूर करना था और खुद को ठीक करना था। उस समय स्पेक्स और टकर भी उसके साथ जाना चाहते थे, जिस पर एलिस मना कर देती है। मगर सुबह जब वो तैयार होकर बाहर आती है तो अचानक स्पेक्स और टकर उसके पास अपना ट्रक लेकर आ गए थे, जिससे कि एलिस समझ गई थी कि वो दोनों उसके साथ जाए बिना मानेंगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को इंसीडियस वाली चाची अपनी गुरु मां मिल गई थी, और उनका डिटर्मिनेशन देखकर फाइनली वो फैसला कर लेती है कि वो उनको अपने साथ ले जाएगी। आगे लंबे सफर के बाद जब वो एलिस के घर के बाहर पहुंचते हैं, जो कि अब टेक्निकली टेड का था, तो एलिस सबसे पहले तो उन्हें अपने मरे हुए पति जैक के कपड़े देकर उन्हें प्रोफेशनल बनाती है,
जिसके बाद जब वो टेड से मिलते हैं तो टेड उन्हें अंदर ले जाता है। उस समय एलिस थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि घर का फर्नीचर और लगभग सारी चीजें बिल्कुल पहले जैसी थी। तब टेड उनको बताता है कि उसने प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कई लोगों से इस घर के हॉन्टेड होने के बारे में सुना था, मगर उसने अफवाह मानकर इस घर को ले लिया। पर अब उसे एक घर के एक कमरे में किसी लेडी की आत्मा के होने का एहसास होता है। जिस दौरान टेड ये सब बता रहा था, एलिस ध्यान से पूरे घर को नोटिस कर रही होती है और एलिस ठीक उसी समय बता देती है कि पीछे जेल होने की वजह से यहाँ पर अब कई सारे लोगों की आत्माएं मौजूद हैं, जिनमें से कुछ अच्छी हैं और कुछ बुरी हैं। मतलब कि पहले कई सारे मासूम लोगों को भी फांसी दी जाती थी। खैर तभी एलिस को अचानक अपने सामने से कोई गुजरता हुआ दिखाई देता है, जिससे एलिस डर जाती है और तब वो टेड से पूछती है कि उसे कौन से कमरे के हॉन्टेड होने का एहसास हो रहा है। जिस पर टेड उन्हें उस रूम के बाहर लेकर जाता है जहाँ पर उसने रूम के सामने एक टेबल को रख के उसके ऊपर कई सारी बाइबल्स को रख दिया था। तब टकर और स्पेक्स मिलकर उस कमरे को खोलते हैं। जब एलिस कमरे में कदम रखती है तो उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई थी, क्योंकि ये कमरा उसका और उसके भाई क्रिश्चियन का बचपन का कमरा था। वहाँ पर एलिस उस दीवार को भी देखती है जिस पर हाथ रखकर उसके पिता उसे पीटते थे। जिस दौरान ही टेड उनको बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो और बात कर रहा हो। ये सब उसको पहले सपना लगता था, पर एक बार जब वो उठा तो किसी ने उसे कहा कि बंद कर दो ये सब, और वो कोई सपना बिल्कुल नहीं था। ये सुनकर एलिस कुछ सोचने के बाद में फैसला करती है कि वो रात में अकेले उसी कमरे में रहेगी ताकि उसको पता चल सके कि असल में माजरा है क्या और आखिरकार यहाँ पर किसकी आत्मा है। तब स्पेक्स और टकर एलिस के कान में माइक्रोफोन और गले में एक कैमरा टांग देते हैं ताकि उसे जो भी दिखाई दे और सुनाई दे लाइव टाइम पर टकर और स्पेक्स भी देख सकें और सुनकर रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आगे स्पेक्स और टकर अपनी वैन में वापस चले जाते हैं और एलिस को रूम में छोड़ने से पहले टेड उसको एक बाइबल दे देता है, जिसके लिए एलिस उसका शुक्रिया अदा करती है। आगे टेड के जाने पर एलिस स्पेक्स और टकर से बात करते हुए कमरे में रखे अपने पुराने खिलौनों को देख रही थी, जो कि बिल्कुल पहले के जैसे रखे हुए थे। उसी समय एलिस को बेड के नीचे कुछ होने का एहसास होता है, जिसे देखने जब एलिस बेड के पास जाती है तो वहां पर एलिस को ऑड्री की वो विसल मिलती है जो कि ऑड्री ने क्रिश्चियन को इमरजेंसी अलार्म के रूप में दी थी। उसे देखकर एलिस को काफी अच्छा लगता है और वो उस विसल को अपनी गर्दन में लटकाकर आगे बढ़ने लगती है। उसी समय एज अ व्यूअर हम उसके पीछे एक बड़े डिमोनिक साये को देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही एलिस पलटती है तो वहां बस एलिस के पिता जेरल्ड की यूनिफॉर्म टंगी हुई थी और उसे एलिस देख ही रही होती है कि तभी उसे यूनिफॉर्म में पूरे घर की सारी चाबियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर एलिस को की फेस डीमन के बारे में याद आ गया था। तभी उसको बेसमेंट के पास से कुछ आवाज आती है, जिनको सुनकर एलिस बेसमेंट में चली गई थी। वहां अंधेरा होने की वजह से एलिस को सारी चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही थी, मगर नाइट कैमरा होने की वजह से स्पेक्स और टकर सब साफ देख पा रहे थे। तभी टकर अचानक एलिस को एक जगह पर मुड़ने के लिए कहता है, मगर वहां कुछ भी नहीं होता, जबकि एक पल पहले ही टकर को लगा था कि वहां पर किसी आदमी के पैर थे। अब एलिस इस बात पर ध्यान ना देकर आगे बढ़ना शुरू करती है, जिस दौरान एक बार को उसका कैमरा फ्लिकर होने लगता है, जिस पर स्पेक्स उसको संभल कर आगे बढ़ने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे साइड में एक लेडी खड़ी हुई दिख रही थी। अब एलिस जब उस तरफ जाने वाली होती है तो वो लेडी गायब नहीं होती और एलिस उसको छूने वाली थी कि तभी वो लेडी अचानक से एलिस के पीछे आकर उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहती है कि उसको बचा लो। इतना बोलकर वो एलिस की विसल लेकर गायब हो जाती है, जिसको देखकर टेड, स्पेक्स और टकर जल्दी से अंदर आते हैं, जहां पर जल्दी ही टेड भी आ गया था। इसके बाद एलिस सबको एक ऐसी बात बताती है जिसको सुनकर सब दंग रह गए थे। उस आत्मा को एलिस ने अपने घर में तब भी देखा था जब वो 16 साल की थी। उस समय क्रिश्चियन और एलिस घर की साफ सफाई कर रहे थे कि तभी उन्हें लॉन्ड्री रूम के पास से आवाज आती है। वहां जाने पर ही एलिस को वो आत्मा पहली बार दिखाई दी थी, मगर तभी वहां पर उसका पिता जेरल्ड आ गया था, जो कि ऑड्री की मौत के बाद से एलिस से और भी ज्यादा चिढ़ रहा था, नफरत करता था, क्योंकि उसके हिसाब से ऑड्री की मौत भी एलिस की वजह से हुई थी। अभी एलिस उसको बताती है कि लॉन्ड्री रूम में कोई है, मगर जेरल्ड के वहां देखने पर कोई भी नहीं था और इसी वजह से वो एलिस को वापस मारने वाला होता है। लेकिन अब एलिस ने सोच लिया था कि वो जेरल्ड से बेफालतू में नहीं पिटेगी और इसलिए वो अपनी साइकिक शक्तियों का इस्तेमाल करके जेरल्ड को एक बहुत ही बुरा विजन दिखाकर रोकती है और खुद घर से बाहर निकलकर हमेशा के लिए उधर से जाने का फैसला कर लेती है, यानी कि उसने अपने भाई को अबैंडन कर दिया था। तब छोटा क्रिश्चियन एलिस को रोकने की कोशिश करता है, मगर एलिस जानती थी कि अगर अब वो रुक गई तो शायद उसको बार बार उसका पिता ऐसे ही मारता पीटता रहेगा और इसलिए वो उधर से हमेशा के लिए निकल जाती है। उसके बाद से ही एलिस अपने घर कभी वापस नहीं लौटी और उसको अपने भाई को भी छोड़ना पड़ा था, ना ही उसने उससे कोई कांटेक्ट किया। हालांकि प्रेजेंट टाइम में अभी एलिस को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, पर वो इतना जरूर समझ गई थी कि वो आत्मा असल में एलिस के जरिए किसी न किसी की जान बचवाना चाहती है, मगर किसकी, एलिस को यही समझ में नहीं आ रहा होता। फिलहाल एलिस
जो थी वो स्पेक्स और टकर को अपने साथ लेकर पास के ही डाइनर में जाती है जिसमें वो बचपन में क्रिश्चियन के साथ जाया करती थी। वहां वो उन दोनों से बातें कर रही होती है कि तभी एलिस को दो बहनें मेलिसा और इमोजन दिखाई देती हैं, जिनको देखकर एलिस खुश होकर उनसे बात करने लग गई थी, जबकि स्पेक्स और टकर उन दोनों पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे थे। खैर तभी वहां पर फाइनली उन दोनों लड़कियों का पिता आ जाता है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि एलिस का छोटा भाई क्रिश्चियन था। जी हाँ, और जो एलिस थी वो असल में मेलिसा और इमोजन को देखते ही समझ गई थी कि वो क्रिश्चियन की ही बेटियां हैं और इसलिए वो शायद उनसे बात करने गई थी। इतने सालों बाद क्रिश्चियन को देखकर एलिस तो काफी खुश होती है, लेकिन क्रिश्चियन एलिस से काफी नाराज था। जाहिर सी बात है कि एलिस बचपन में उसे अकेले उनके शैतानी बाप के पास छोड़ गई थी और कभी उसने क्रिश्चियन से उसका हाल चाल जानने की भी कोशिश नहीं करी। अब ये सब बताते हुए क्रिश्चियन अपनी दोनों बेटियों मेलिसा और इमोजन से वहां से चलने के लिए कहता है, जिस दौरान वो दोनों तो वहां से जाने लग गई थी, मगर उन दोनों को इस बात की बहुत खुशी थी कि उनकी खुद की बुआ भी है। आगे एलिस के बाहर जाने पर वो रोने लगती है, मगर जो मेलिसा होती है वो खुद ही एलिस के पास आकर उनसे बात करती है और वो एलिस को देखकर काफी खुश थी। वो एलिस से पहले तो क्रिश्चियन के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। वो बताती है कि वो पिता तो काफी अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की हरकतें कर देते हैं। ये सुनकर एलिस को भी काफी अच्छा लगता है और तभी वो कुछ सोचकर टकर से मेलिसा को ऑड्री वाली विसल की फोटो दिलवाकर उसे क्रिश्चियन को देने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि क्रिश्चियन उसे देखकर पक्का शॉक्ड हो जाएगा। मेलिसा भी इस पर मानकर एलिस को गले लगाती है और इमोजन के साथ वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद में एलिस टक्कर और स्पेक्स को हंसते हुए देखने लग गई थी, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि टक्कर और स्पेक्स जो थे वो इमोजन और मेलिसा को पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठे थे। अब आगे रात में वो तीनों वापस से टेड के घर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जिस दौरान ही एलिस को याद आता है कि बचपन में उसे एक लाल दरवाजा दिखाई दिया था, जिससे ही की फेस डीमन ने आकर उसकी माँ को खत्म कर दिया था। इवन जब उसने थर्ड पार्ट में क्वीन की हेल्प करी थी तब भी वो लाल दरवाजे से ही फर्दर वर्ल्ड में गई थी, यानी कि इस टाइम तक भी वो भी इन सब चीजों के बारे में जान ही रही होती है। और इसलिए हो सकता है कि अगर वो उस दरवाजे को ढूंढ लेती है तो वो घर को नॉर्मल कर पाएगी, उसको फिर से सील कर पाएगी। तब टकर को लगता है कि वो भी उस दरवाजे को ढूंढने में एलिस की मदद कर सकता है, मगर एलिस उसको बताती है कि ये दरवाजा कोई रियल वर्ल्ड का दरवाजा नहीं है, बल्कि फर्दर का काल्पनिक दरवाजा है जिसे हर कोई देख नहीं सकता। इतना बताकर वो सीधा उस स्पिरिट से बात करने की कोशिश में लग जाती है, जो कि उसे पिछले दिन घर में दिखाई दी थी, जिसने कहा था कि उसे बचाओ। तब वो लेडी विसल बजाकर एलिस और टकर को बेसमेंट की तरफ आने का इशारा करती है, जहां दोनों के जाने पर जब एलिस को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो स्पिरिट से कुछ सवाल करती है और कहती है कि अगर उसका जवाब हाँ है तो वो एक बार विसल बजाए और अगर जवाब ना होगा तो 2 बार विसल को बजा दे। अब सबसे पहला सवाल ये था कि इस घर में जो कुछ भी है क्या वो टेड को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिस पर स्पिरिट एक दीवार के पीछे से विसल बजाकर हाँ में जवाब देती है। मगर जब एलिस उससे ये पूछती है कि क्या वही वो स्पिरिट है जो कि टेड को नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो इस बार स्पिरिट 2 बार विसल बजाती है, जिसका मतलब ये स्पिरिट अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर कोई और भी है जो कि टेड को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तभी उस लेडी की स्पिरिट एलिस को इशारा देती है कि सच्चाई देखने के लिए एलिस को इस दीवार के पीछे आना पड़ेगा। अब ये बात एलिस को समझ में नहीं आती, पर जब वो दीवार को अच्छे से चेक करती है तो उसको समझ में आता है कि ये कोई दीवार नहीं बल्कि एक खुफिया दरवाजा है, क्योंकि नीचे की तरफ एक की होल था। अब उसको देखते ही एलिस जल्दी से अपने पिता की चाबियों का गुच्छा लेकर आती है, जिसकी एक चाबी से वो गेट खुल भी गया था। और उसके बाद एलिस के अंदर जाने पर उसके सामने जो आता है उसने एलिस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। अंदर वही विसल और पास में एक लेडी घुटनों के बल पड़ी हुई थी, जिस दौरान एलिस सबसे पहले तो विसल को उठाकर उसे बजाने की कोशिश करती है। तभी स्पिरिट वापस उसे धक्का देकर हेल्प करने के लिए कहती है, जिस दौरान एलिस से वो विसल वापस गिर गई थी। पर तभी पास में बैठी लेडी एलिस की टॉर्च उठाकर मदद करने के लिए कहती है, जिसके बाद उस लेडी को देखने पर एलिस को बहुत बड़ा झटका लगता है। असल में वो लेडी कोई स्पिरिट नहीं थी बल्कि एक जिंदा लेडी थी, जी हाँ, जिसको इस खुफिया दरवाजे के पीछे लंबे समय से कैद करके रखा गया था। तब एलिस और टकर जैसे तैसे उसको संभालते हैं और एलिस समझ जाती है कि वो स्पिरिट इसी लेडी की हेल्प करने के लिए एलिस को यहाँ पर लेकर आई थी। फन फैक्ट कि उसने विसल बजाकर एलिस को इशारा दिया था, क्योंकि ऑड्री ने भी क्रिश्चियन को बचपन में विसल देने के बाद कहा था कि जब भी उसे हेल्प की जरूरत हो तो वो विसल बजा दे। बेसिकली यहाँ पर स्पिरिट सारी चीजों को सुनती थी। खैर अभी टकर जब मदद लेने बाहर जा रहा होता है तभी टेड एक पिस्टल लेके वहां पहुंच जाता है और चिल्लाने लगता है कि उसे बस उस लेडी की स्पिरिट से छुटकारा चाहिए था, मगर वो लोग ना जाने यहाँ पर कैसे आ गए। इस समय वैन में बैठा स्पेक्स ये सब सुन रहा था।
इसलिए वो तुरंत उन लोगों की हेल्प करने घर में आने लगता है। और जब टेड को एहसास होता है कि स्पेक्स ऊपर आ गया है तो वो एलिस, उस लेडी और टकर तीनों को उसी खुफिया दरवाजे के पीछे बंद करके स्पेक्स को खत्म करने ऊपर चला जाता है। यानी कि यहाँ पर टेड पागल हो गया था। ऊपर जाने के बाद जब वो स्पेक्स को ढूंढ रहा था तो उसे स्पेक्स कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, जिससे टेड उसे चारों तरफ ढूंढने लग जाता है। जिस दौरान स्पेक्स अचानक टेड पर हमला करके उसे जमीन पर गिराता है और उसे रोकने के लिए उसके ऊपर एक बड़ी अलमारी को गिरा देता है। अब होता यह है कि इससे मौके पर ही टेड की मौत हो गई थी और थोड़ी देर के बाद वहां बहुत सारे पुलिस वाले और रेस्क्यू टीम आकर उन सबको रेस्क्यू करती है। यानी कि भैया यहाँ पर तो भूत और प्रेतों से नहीं बल्कि यहाँ तो रियल इंसान से इन लोगों को बचाना पड़ गया, एक लेडी को। एनीवेज उस समय स्पेक्स और बाकी सबको पता लगता है कि दरवाजे के पीछे जो कैद लेडी थी उसका नाम है मारा जेनिंग्स, और जो कि 10 माइल्स दूर दूसरे गाँव में नर्स का काम करा करती थी। वो असल में पिछले 4 महीनों से लापता थी और अब जाके वो टेड की कैद से आजाद मिली है। जिसके बाद ऑफिसर एलिस स्पेक्स और टकर से कुछ और दिन इसी टाउन में रुकने के लिए कहता है, क्योंकि आगे केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए उन तीनों की जरूरत पड़ने वाली थी। एलिस भी इस पर मान जाती है, जिसके बाद जब वो ऑफिसर वहां से जाता है तो एलिस को वापस उसी लेडी की स्पिरिट विंडो के पास स्माइल करते हुए दिखाई देती है। अब वैसे इस समय स्पेक्स एक आदमी को मारने की वजह से काफी परेशान था, जिस दौरान एलिस उसको समझाती है कि दूसरी दुनिया की तरह इस दुनिया के अंदर भी कई सारे जीते जागते इंसान है जो कि राक्षस हैं और उसने एक शैतान को रोका है तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए। अब उसके अगले ही दिन क्रिश्चियन जो था वो मेलिसा और इमोजन के साथ उस घर में वापस आता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में ऑड्री के दिए हुए उस विसल को ढूंढना चाहता था, यानी कि अपनी माँ की विसल को। जिस दौरान वो तीनों उस विसल को ढूंढ रहे थे और उसी समय एलिस पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को अपने काम के बारे में समझा रही होती है ताकि वो क्लियर कर सके कि टेड ने उसे वहां पर क्यों बुलाया था। तभी अचानक एलिस को ऑफिसर के पीछे मेलिसा पजेस्ड हालत में दिखाई देती है, जिसको देखकर एलिस काफी ज्यादा डर कर तुरंत ही वहां से टेड के घर की तरफ जाने लग गई थी। वही टेड के घर में मेलिसा को बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लग जाती हैं, जिस वजह से मेलिसा बेसमेंट में आ गई थी। यानी कि यहाँ पर एहसास हो गया था उनकी बुआ एलिस को कि उनके साथ कुछ तो गलत होने वाला है। जिस दौरान उसे पास रखे हुए हैजमेट सूट्स के पीछे से आवाजें आती हैं और उन्हें देखने पर जब मेलिसा उनके पास जाती है तो पास के टेबल पर उसे कई सारी चाबियां दिखाई देती हैं, जिनमें से कुछ हिल रही थी। उन्हें देखकर जब मेलिसा उस पर रखे कपड़े को हटाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पर चाबियां नहीं बल्कि की फेस डीमन का हाथ था, जो कि मेलिसा पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगता है। और इस समय मेलिसा की बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही होती है मगर चिल्ला नहीं पा रही थी। तभी की फेस डीमन उसके गले पर एक छोटा सा कट लगाकर उसमें एक चाबी डाल देता है, जिसको वो जैसे ही घुमाता है वैसे ही मेलिसा पूरी तरह म्यूट हो जाती है, यानी कि बोल नहीं पाती। जिसके बाद की फेस डीमन ने उसके दिल के साथ भी यही सेम चीज करी थी, जिसकी वजह से मेलिसा कोमा में चली जाती है। और उसी दौरान ही ऊपर एलिस पहुंचकर इमोजन और क्रिश्चियन से जल्दी ही मेलिसा को ढूंढने के लिए कहती है, मगर वो दोनों खुद भी उसको ढूंढ ही रहे थे और वो उनको कहीं पर भी मिल नहीं रही होती। तभी एलिस उनसे बेसमेंट में चलने के लिए कहती है, जहां पर उन्हें मेलिसा मिल तो जाती है मगर उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और उसके गले में जंजीरें बांधकर उसको कैद करा गया था। आगे मेलिसा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जिसके बाद जब इमोजन एलिस के पास आकर उससे पूछती है कि उसे मेलिसा के बारे में कैसे पता चला, तो एलिस उसको बताती है कि इस घर में एक डीमन रहता है जिसे उसने खुद आजाद करा था अनजाने में। इवन वही डीमन वहां पर रहने वाले लोगों को अपने वश में करके उनसे लड़कियों को कैद करवाया करता था, विच एक्सप्लेन्स कि टेड के साथ क्या हुआ था। टेड वैसा खुद नहीं था, लेकिन उसके पास उस डीमन का साया था, यानी कि टेड को उस डीमन ने पजेस किया। एंड ऑब्वियस सी बात है, पोजीशन में आकर फिर उसने उस लेडी के साथ ऐसा कर दिया। यही बताने के बाद एलिस फैसला करती है कि आज रात ही वो की फेस डीमन को खत्म कर रहेगी और वो अपनी सगी भतीजी मेलिसा को बचा कर रहेगी। इस बात को बोलकर वो वहां से जाने लगती है, पर तभी इमोजन उसको ऐसी बात बताती है जिसको सुनकर एलिस पूरी तरह दंग रह गई थी। इमोजन उसको बताती है कि वो भी एलिस की तरह ही आत्माओं को देख सकती है, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस भी कर सकती है, मगर बचपन से उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। एक बार वो बचपन में एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके अपनी पड़ोसन के घर गई थी, जिसने उसको बताया था कि वो इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा रही है। और उसके अगले ही दिन इमोजन को पता चला कि रात में उस महिला की मौत हो गई है। इसी वजह से अब इमोजन भी एलिस, स्पेक्स और टकर के साथ वहीं पर रुकने का फैसला करती है, जिसको जानकर क्रिश्चियन भी चुपचाप हॉस्पिटल चला गया था। अब घर पर वापस आने के बाद एलिस, स्पेक्स और इमोजन को टेड की बाइबल ढूंढने के लिए ऊपर वाले रूम में भेजती है और खुद टकर के साथ बेसमेंट में चली जाती है। यानी कि आज ये की फेस डीमन का खात्मा करने ही वाले थे।
तब बाइबल ढूंढते समय ही स्पेक्स को उसकी फेवरेट नोवेल मिलती है, जिसको देखकर वो काफी खुश हो गया था और उसी समय बातों ही बातों में उसने इमोजन को डेट पर चलने के लिए भी कह दिया होता है, जिस पर इमोजन मान जाती है। और ठीक उसी वक्त एलिस को सीवर लाइन के वेंटिलेशन पाइप्स के पास आने पर कुछ अजीब सा फील होता है, जिसके बाद उसके अंदर देखने पर एलिस को एक नाइट सूट दिखाई देता है। तब टकर की हेल्प से एलिस जैसे तैसे उसे निकालती है, जिसे छूते ही एलिस को अजीब से विजन्स आने लग गए थे। उन विजन्स के अंदर वो उसी लेडी को देखती है जिसकी स्पिरिट ने मारा की हेल्प करवाई थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस लेडी को भी उसी खुफिया दरवाजे के पीछे खुद जेरल्ड ने, उसके पिता ने कैद करके रखा था। जी हाँ, यानी कि वो भी शिकार हुई थी यहाँ पर जेरल्ड के हाथों, जिसका मतलब की फेस डीमन का शिकार खुद जेरल्ड भी था। इसलिए वो इतना ज्यादा गुस्से में रहा करता, इनफैक्ट अपनी बेटी को मारा करता। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर वो डीमन बार बार एलिस की शक्तियों को सप्रेस करा करता था। खैर, उस लेडी का नाम एना था, जो कि एक दिन जैसे तैसे बेसमेंट से बाहर निकलकर लॉन्ड्री रूम में जाने में कामयाब हो गई थी। और ये वही दिन था जब एलिस बचपन में क्रिश्चियन के साथ घर की साफ सफाई कर रही थी। और उसी समय लॉन्ड्री रूम से आवाज आने पर एलिस जब वहां पर गई तो उसे एना की आत्मा नहीं बल्कि वो खुद दिखाई दी थी। जी हाँ, यानी कि वो जिंदा थी, विच एक्सप्लेन्स कि एलिस को उस वक्त अपनी शक्तियों का ठीक से अंदाजा नहीं था। उसको अंदाजा ही नहीं लगता था कि कौन इंसान है या फिर कौन आत्मा है। मगर तभी जेरल्ड वहां पर आ गया था और उसने ऐसे दिखाया कि जैसे एलिस वापस से ड्रामा कर रही हो स्पिरिट्स को देखने का। और उसी दिन एलिस घर छोड़कर भाग गई थी। उसके बाद जेरल्ड ने गुस्से में पीट पीट कर एना को खत्म कर दिया था, जिस बारे में प्रेजेंट में एलिस को एहसास होने पर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अगर वो भागती नहीं तो आज एना जिंदा होती। वो एना से माफी मांगती है कि वो उसे पहचान नहीं पाई। तभी एलिस को नाइट सूट का एक धागा पाइप्स के अंदर जाते हुए दिखाई देता है, जो कि अंदर ही मौजूद एक सूटकेस से बंधा हुआ था। और एलिस समझ गई थी कि एना उसे कुछ तो दिखाना चाहती है, और इसलिए एलिस उन बड़े पाइप से होकर अंदर उस सूटकेस के पास जाती है, जिसे खोलने पर उसे एना का काफी सारा सामान और उसकी खोपड़ी उसी सूटकेस के अंदर मिलती है। जी हाँ, जिस दौरान ही उसको पता चलता है कि एना खुद भी एक नर्स हुआ करती थी। उसके अलावा सबसे डरावनी बात यह थी कि एना जेरल्ड का अकेला शिकार नहीं थी, यानी कि इस की फेस डीमन के इन्फ्लुएंस में आकर उसने काफी सारे लोगों का शिकार किया था, काफी सारी लेडीज का, क्योंकि वहां पर और भी काफी सारे सूटकेसेस पड़े हुए थे जिनमें अलग अलग लेडीज के सामान के साथ साथ उनकी खोपड़ियां मौजूद थी। वो सभी लेडीज भी नर्सिस ही हुआ करती थी, जिसका मतलब की फेस डीमन अब तक कई लोगों को अपना शिकार बनवा चुका था, स्पेशली नर्सेस को। और अभी वो अचानक से एलिस पर हमला करके उसे फिर से पदस्थ करने की कोशिश करता है। तब एलिस को अपने विजन्स में अपना बचपन का रूप दिखाई देता है, जो कि शायद वही समय होगा जब की फेस डीमन ने एलिस को पहली बार पदस्थ करने की कोशिश करी थी। अभी छोटी एलिस काफी डरी हुई होती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके सामने कौन है और वो खुद कहां पर है। तब बड़ी वाली यानी कि प्रेजेंट वाली एलिस उस छोटी एलिस को समझाती है कि वो एक स्पेशल जगह पर है जहां पर आत्माएं मरने के बाद आती हैं और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। इतना बोलकर प्रेजेंट वाली एलिस जो होती है वो छोटी एलिस को समझाती है कि उसे अपनी शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे उनको एम्ब्रेस करना होगा, क्योंकि यही शक्तियां आगे चलकर कई लोगों की जान बचाएंगी। जिसके बाद भी छोटी एलिस काफी डरी हुई होती है, क्योंकि उसको पता था कि की फेस डीमन उसके जरिए और भी लाल दरवाजों को खुलवाना चाहता था। उसने कई सारे खोल भी दिए थे, मगर उसे की फेस डीमन से काफी डर लगता है। ये बताकर छोटी एलिस अचानक से बड़ी एलिस को बताती है कि की फेस डीमन अभी उसके पीछे ही है। तभी की फेस डीमन भी एलिस का गला पकड़कर उसको बेहोश कर देता है और बड़ी एलिस छोटी एलिस को वहां से भाग जाने के लिए कहती है, विच एक्सप्लेन्स कि क्यों की फेस डीमन बचपन में एलिस को पूरी तरह पदस्थ नहीं कर पाया, क्योंकि जैसा कि फर्दर वर्ल्ड के अंदर मैंने बताया कि टाइम का कोई चक्कर ही नहीं है, टाइम यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर सारी की सारी टाइमलाइंस एक साथ आ सकती हैं, जैसे कि छोटे जॉश ने अपने फ्यूचर वाले जॉश को देख लिया था, उसकी हेल्प भी करी थी। असल में जब वो छोटी एलिस को पदस्थ करने की कोशिश कर रहा था तभी ये बड़ी वाली एलिस जो है यहाँ पर आ गई थी, और ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही होती हैं जो कि साथ साथ घटित हो रही थी। बड़ी एलिस के आने की वजह से की फेस डीमन ने छोटी वाली एलिस को छोड़कर बड़ी वाली एलिस का पीछा करने का फैसला कर लिया, क्योंकि बड़ी वाली एलिस की शक्तियां ज्यादा रिफाइंड थी। खैर, जैसा कि हम जानते हैं कि अब एलिस जो थी वो फर्दर वर्ल्ड के अंदर थी, और तभी रियल वर्ल्ड में टकर पाइप से जैसे जैसे होकर एलिस को निकालता है, जिस दौरान ही वो एलिस की हालत देखकर समझ गया था कि वो वापस से फर्दर वर्ल्ड में चली गई है। तब वो स्पेक्स और इमोजन को हेल्प करने के लिए बुलाता है, जिस दौरान स्पेक्स को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एलिस की हेल्प कैसे करेगा, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी फर्दर वर्ल्ड में नहीं जा सकता। तब इमोजन बताती है कि वो वहां जाकर एलिस की हेल्प करेगी, जिस पर स्पेक्स और टकर भी मान जाते हैं। अब जैसे ही टकर एलिस के मेट्रोनोम के जरिए इमोजन को फर्दर वर्ल्ड में भेजता है, वहां पर इमोजन को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे जाना कहां पर है। तभी शॉकिंगली एना की स्पिरिट, जो कि खुद चाहती थी कि फेस डीमन खत्म हो जाए ताकि सारी लेडीज की स्पिरिट आजाद हो जाएंगी, वो खुद वहां एक लैंप लेकर आती है और इमोजन को गाइड करते हुए अपने पीछे आने के लिए कहती है।
अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एना की स्पिरिट थी वो इमोजन को बेसमेंट से फर्दर वर्ल्ड के एक लाल दरवाजे के पास ले आई थी, जिसके अंदर एना नहीं जा सकती थी, वरना वो की फेस डीमन उसको अपना शिकार बना लेता और वो उससे काफी डरती भी थी। इसी वजह से अब इमोजन को आगे का रास्ता खुद ही तय करना पड़ेगा। एज ऑब्वियस सी बात है वो जिंदा है और उससे ज्यादा ताकतवर है। अब इतना बताकर एना इमोजन के हाथ में कुछ देती है और लैंप को लेकर इमोजन उस दरवाजे के अंदर चली गई थी। अब उस दरवाजे के अंदर एक कॉरिडोर था जिसमें कई सारे जेल्स थी। उनमें से एक जेल में अभी एलिस भी बंद होती है, जिसके गले को जंजीरों से बांधा गया था। पास ही एक दूसरे जेल में खुद मेलिसा यानी कि उसकी बहन भी होती है, जिसकी बॉडी के पास में रियल लाइफ में क्रिश्चियन बैठा होता है। और शॉकिंगली की फेस डीमन की दुनिया में एलिस के ठीक सामने वाली जेल में का खुद का पिता जेरल्ड भी मौजूद था। अभी जेरल्ड अचानक एलिस के पास आकर वैसे ही दीवार पर हाथ रखकर झुक जाता है जैसे वो बचपन में एलिस को मारा करता था। इससे एलिस के बचपन के जख्म उस पर हावी होने लगते हैं। जिस दौरान ही की फेस डीमन ने एलिस के पास आकर उसको एक डंडा दिया था और तभी बचपन की फ्रस्ट्रेशन में आकर एलिस डंडा लेकर जेरल्ड की स्पिरिट को मारने लग जाती है। और तब हमें की फेस डीमन को देखकर समझ में आता है कि एलिस की ऐसी हरकत की वजह से उसकी शक्ति बढ़ रही थी और असल में यही उसकी ताकत का जरिया था। की फेस डीमन को असल में लोगों के टॉर्चर होने से, एक दूसरे के लिए मन में घृणा, फ्रस्ट्रेशन रखने से और मैनिपुलेशन से पावर्स मिलती थी। पर तभी एलिस को इमोजन की आवाज आती है जिससे वो खुद भी ये समझ जाती है और की फेस डीमन के डंडे को ही तोड़ देती है। इससे गुस्से में की फेस डीमन दरवाजा बंद करके बाहर जाता है और इमोजन को गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है। मगर एलिस जानती थी कि वो जिंदा होने की वजह से फर्दर वर्ल्ड में डीमन से ज्यादा ताकतवर है। वो खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर आती है, मगर तब तक की फेस डीमन जो था वो इमोजन को लेकर गायब हो गया था। मगर उसके अगले ही पल ये की फेस डीमन जो होता है वो एलिस के पीछे इमोजन और मेलिसा को दोनों के ही गले में जंजीर बांधकर उनको डॉग्स की तरह वहां लेकर आता है कि वो उनके पपेट्स हैं, पेट्स हैं। जिसको देखकर एलिस खुद जाकर की फेस डीमन के सामने बैठ जाती है और कहती है कि उसे उन दोनों को छोड़ देना चाहिए, जिसके बदले में एलिस खुद उसके पास रहने के लिए तैयार है। तभी की फेस डीमन अचानक एलिस को मारकर दूर फेंक देता है, जिसके अगले ही पल उसने मेलिसा पर एक खतरनाक हमला कर दिया था और इसकी वजह से मेलिसा का शरीर हॉस्पिटल में काफी ज्यादा तड़पने लगता है और मशीन के अंदर जो वाइटल्स हैं उसके हिसाब से वो खत्म हो गई थी। इससे क्रिश्चियन और डॉक्टर्स काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं फर्दर वर्ल्ड में अब की फेस डीमन एलिस के ऊपर हमला करने वाला था, पर तभी खुद जेरल्ड बीच में आकर हमले को अपने ऊपर लेकर एलिस को बचा लेता है। इससे जेरल्ड की आत्मा खत्म हो गई थी और उसने खत्म होने से पहले एलिस से सॉरी भी कहा था। कुल मिलाकर जेरल्ड सच में बुरा इंसान नहीं था, बस की फेस डीमन के इन्फ्लुएंस की वजह से वो ऐसा बन गया था। खैर अभी की फेस डीमन एलिस को जमीन पर गिराकर उसके गले में भी कट मारता है, जिसके बाद एलिस भी बुरी तरह म्यूट हो गई थी और अब की फेस डीमन उसके दिल को भी स्टॉप करने ही वाला था कि तभी इमोजन एलिस की तरफ ऑड्री की विसल फेंकती है जो कि उससे दरवाजे पर एना ने दी थी। अब उस विसल तक शुरुआत में एलिस का हाथ नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से वो पहले तो पास पड़ी लकड़ी से की फेस डीमन पर हमला करती है और जैसे तैसे विसल तक पहुंचकर विसल बजा देती है। और उसके अगले ही पल वादे के मुताबिक वहां पर खुद ऑड्री की आत्मा एलिस की हेल्प करने आ गई थी, यानी कि माँ जो होती है वो अपने बच्चों को खत्म होने के बाद भी बचाती है। और ये बहुत ही इमोशनल सीन था जिसने बस एक हमला करके की फेस डीमन को काफी दूर फेंक दिया था, जिसके बाद वो एलिस को की फेस के चंगुल से आजाद करके उसे गले लगा लेती है और अभी एलिस भी उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। फाइनली वो गुड बाय उसको मिल गया था जो कि वो हमेशा से करना चाहती थी। और इस समय इमोजन भी मेलिसा के पास जाकर एलिस को आवाज लगाती है और बताती है कि उन्हें जल्दी मेलिसा को उसके शरीर तक पहुंचाना होगा, जिसको मानकर एलिस बाहर जाने का दरवाजा ढूंढने लगती है। जिस दौरान ही वो एक दरवाजे को खोलकर उस समय में पहुंच जाती है जब इंसीडियस के चैप्टर 1 में शुरुआत में डॉल्टन पहली बार एटिक में जाकर टूटी सीढ़ी से गिर गया था। मैंने उस समय कहा था कि शायद से वहां पर डीमन था, लेकिन अब यहाँ पर असली पत्ते खुलते हैं और वो कुछ और नहीं बल्कि वो असल में यही पल था। और आप जानते हो कि फर्दर के अंदर सारी टाइमलाइंस मिल जाती हैं, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब वहां पर एक जैसे हैं। तो वहां पर उसने डॉल्टन को देख लिया था, यानी कि वहां पर कोई डीमन नहीं था बल्कि एलिस खुद आई थी और तभी उसे कुछ अजीब सा भी दिखाई दिया था। और उस समय वो किसी और को नहीं बल्कि खुद एलिस और बाकी सबको देख पा रहा था, यानी कि ऐसे लोगों को, ऐसे इवेंट्स को जो कि पहले हो रहे थे। लेकिन एलिस जैसा कि अभी उसे नहीं जानती होती तो वो अनजाने में उस दरवाजे को खुला ही छोड़ देती है और दूसरे दरवाजे से हॉस्पिटल में मेलिसा के पास पहुंचकर उसकी आत्मा को उसके शरीर में जाने के लिए कहती है, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर भी एलिस की ही गलती थी जिस वजह से वो रेड फेस डीमन जो था, यानी कि लिपस्टिक फेस डीमन, डॉल्टन को पकड़ पाया था।
तभी अचानक से मेलिसा की आंख रियल वर्ल्ड में खुल जाती है और उसने क्रिश्चियन को बता दिया था कि उसकी बहन एलिस ने ही उसकी हेल्प करी है। और सबसे बड़ी बात देखो कि यहाँ पर पार्ट 1 की स्टार्टिंग का लिंक जो है वो चौथे पार्ट के अंदर किस तरह से दिखाया गया है, ये काफी ज्यादा माइंड बॉगलिंग चीज थी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये ट्विस्ट पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार यहाँ पर सारी चीजें काम कैसे करती हैं। खैर अब क्रिश्चियन अपनी बेटी से ये सारी बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। अब एलिस आखिरी बार अपनी माँ ऑड्री से गले मिलकर इमोजन को अपने शरीर में वापस लौटने के लिए कहती है। अब वैसे आप लोग समझ गए होंगे कि डॉल्टन के पास लिपस्टिक फेस डीमन का पहुंचना भी कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि एलिस की गलती की वजह से ये सब हुआ था। पिछले पार्ट में क्वीन की मदद करने के बाद लिपस्टिक फेस डीमन एलिस के पीछे लगा, जो कि पक्का उसके पीछे पीछे अभी भी होगा और ये सब अभी होने वाला होगा। और आप जानते हो कि फर्दर के अंदर टाइमलाइन लीनियर नहीं थी, तो ये डीमन जो थे वो पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कहीं पर भी जा सकते थे। जब एलिस ने उस दरवाजे को खुला छोड़ दिया तो लिपस्टिक फेस डीमन को एक आसान शिकार डॉल्टन मिल गया था। खैर अब अगले दिन इमोजन हॉस्पिटल में क्रिश्चियन और मेलिसा के पास जाती है, जहां पर उसके साथ एलिस को देखकर इस बार क्रिश्चियन भी एलिस से काफी अच्छे से बात करता है और अब एलिस उसे ऑड्री की विसल भी दे देती है, जो कि वो अपने साथ ले आई थी। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाते हैं और वहीं इमोजन भी स्पेक्स से बात करते हुए उसे किस करती है, जिसके साथ साथ मेलिसा और टकर भी एक दूसरे के साथ हो गए थे। कुछ देर बाद एलिस, टकर और स्पेक्स वहां से खुशी खुशी निकल जाते हैं। टकर और स्पेक्स को तो यहाँ पर भाई सही लड़कियां मिल गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस अपने घर में सो रही थी, तभी उसे जॉश का पहला पार्ट वाला घर सपने में दिखाई देता है, जिसकी खिड़की से लिपस्टिक फेस डीमन यानी कि रेड फेस डीमन डॉल्टन के पास जा रहा था। फर्स्ट पार्ट में भी हमने ये सीन देखा था, पर उस समय हम समझ नहीं पाए थे कि डॉल्टन ने खिड़की के पास क्या देखा। अब ये सपना देखकर जब एलिस उठती है तभी उसको कॉल आता है डॉल्टन की दादी लोरेन का। वो उसे कॉल करके हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि एलिस को पहले से ही डॉल्टन के हेल्प के बारे में पता था कि उसको हेल्प करनी है डॉल्टन की, और वो खुद बोल देती है कि लोरेन ने उसे डॉल्टन की हेल्प के लिए बुलाया है। और इससे लोरेन काफी हैरान रह जाती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता। मगर तभी एलिस जो थी वो डॉल्टन की हेल्प करने के लिए मान जाती है, और एलिस को पता भी था कि अब वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सब उसकी ही गलती थी। वो पहले ही समझ चुकी थी कि ये जो डीमंस है वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, और हो सकता है कि शरीर खत्म होने के बाद में उसकी स्पिरिट जो थी वो इस दुनिया के अंदर जाकर यानी कि फर्दर के अंदर जाकर सबकी हेल्प कर सकती है। इनफैक्ट उसने पार्ट 2 में कह भी दिया था कि उसने एक ऐसी जगह देखी है जो कि इस फर्दर से काफी अच्छी है, और वहां पर वो इजीली रह सकती है, कभी भी आ जा सकती है, किसी की भी हेल्प कर सकती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फुल इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द इंसीडियस पार्ट्स, यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक की एक्सप्लेनेशन। ये पार्ट 4 था और पार्ट 5 को तो मैं पिछले साल ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब आप जाकर पार्ट 1 से पार्ट 5 तक को इजीली देख सकते हो। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक एक डिटेल समझ में आ जाएगी कि आखिरकार यहाँ पर फर्दर क्या है, रेड डोर क्या है, और ये पूरी की पूरी टाइमलाइन काम कैसे करती है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आखिरकार है क्या। और कल ही रिलीज होगा आउट ऑफ द फर्दर यानी कि छठा पार्ट भी, जिसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप सारे के सारे 5 पार्ट को देख लो, ताकि आपको छठा पार्ट समझने में दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, पीनाक का पार्ट 3 आ चुका है, जाकर वो भी देख लो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए